सवाल यह उठ रहा है कि क्या जज भी किसी पार्टी से संबंधित होते हैं? आप तब सीबीआई के काम में रोड़ा बन रही थी, आप आज जज के फैसले पर सवाल उठा रही हो। आज आप कोर्ट के काम में ममता बनर्जी फिर से टीएमसी के लोग दखलंदाजी कर रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हो? ये क्या मजाक है? चाहे वो नारदा घोटाले में है, चाहे वो शारदा घोटाले में है, चाहे वो किसी कोल घोटाले में है, और वो किसी भी लड़ाई दंगों में है। अभी आप देखिए जितनी सारी एफआईआर हुई हैं, चाहे वो दंगों की हुई है, चाहे वो रेप की हुई है महिलाओं के साथ, फिर चाहे वो पोस्ट पोल हिंसा को लेकर के बहुत सारी एफआईआर हुई हैं। तो अब जो भी जज टीएमसी के गुंडों को जेल बोलेगा कि इनको जेल में डाल दिया जाए, अपराध सिद्ध होता है, तो फिर टीएमसी के लोग कहेंगे ये बीजेपी का है। अब अभी आप नारदा पे एक सवाल उठा रहे हो, कल को शारदा केस की सुनवाई होगी, उस पर भी सवाल उठाओगे। फिर कल को घपले घोटाले जितने भी आपके खुलने लगेंगे उस पर आप सवाल उठाओगे। अभी फर्जी वैक्सीन का घोटाला खुलासा हुआ है, कोर्ट में गया है, कोर्ट में जाएगा, सीबीआई से मांग की जा रही है जांच की, क्योंकि लग रहा है कि उसमें टीएमसी के लोग जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हाई कोर्ट से इतनी नाराज है कि उनके लोगों ने देश के सीजेआई को पत्र लिखकर कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी सीजेआई को बदलने की बात की है। जी हां, आपको बताएं, जस्टिस बिंदल को ये ममता बनर्जी तब से टारगेट कर रही हैं जब से उन्होंने सीबीआई को हलफनामा देने के लिए टाइम दिया, और ममता बनर्जी और उनके फराद हाकिम की तरफ से जो हलफनामा कोर्ट में देना चाह रहे थे उनका हलफनामा नहीं लिया। इसको लेकर के टारगेट किया गया जस्टिस बिंदल को, और ये कहा गया कि जस्टिस बिंदल तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ऐसे में ये जो न्याय करेंगे उस पर हमें भरोसा नहीं है और ये पक्षपात करेंगे, लिहाजा हमारा जो केस है ये ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई, और आखिरकार इस देश में क्या अब न्यायपालिका, क्या अब इस देश के जज, कौन सा किस जज से पार्टी से जुड़ा है, इस पर फैसले होंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल था और इसको लेकर उन्होंने सीजेआई को कई बार कहा। लेकिन अब आपको बताएं, इस मामले में जो कलकत्ता के बार काउंसिल है वो भी अब इसमें शामिल हो गई है। अब इसमें बताऊं आपको, बार काउंसिल वेस्ट बंगाल, बाकायदा बार काउंसिल वेस्ट बंगाल के जो चेयरमैन है अशोक देव, अब उन्होंने देश के सीजेआई को पत्र लिखा है और उन्होंने ये आग्रह किया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमवी रमन्ना को लिखा है कि जो सीजेआई हैं राजेश बिंदल, उनको हटाया जाए और उनकी जगह किसी और को सीजेआई बनाया जाए। उन्होंने सीजेआई से एप्लीकेशन लगाई है बार काउंसिल के चेयरमैन ने, और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से ये प्रार्थना की है पत्र लिखकर कि जो कार्यवाहक सीजेआई राजेश बिंदल हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको हटाया जाए और उनकी जगह किसी और चीफ जस्टिस को लाया जाए। उन्होंने पत्र में अपने कुछ बिंदु लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में भी 2019 में इनका विरोध हुआ था, बार काउंसिल ने इनका विरोध किया था। फिर उन्होंने लिखा कि ये जो है विशेष अदालत से जब जमानत मिल गई थी टीएमसी के लोगों को, तो हाई कोर्ट में, इनकी कोर्ट में जब ये केस गया तो इन्होंने जमानत कैंसिल कर दी। अल्टीमेटली जो देखने में आ रहा है वो कुल मिलाकर ये है कि बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो टीएमसी की भाषा बोल रहे हैं और ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। यूं तो वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि उनकी जगह कोई दूसरा जज अगर आ भी गया तो क्या वो दूसरे जज को स्वीकार करेंगे? अगर वो टीएमसी से संबंधित नहीं रखता है तो क्या उसके फैसले पर विश्वास करेंगे? तो एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या जज भी किसी पार्टी से संबंधित होते हैं? अगर हम कहेंगे कि नहीं होते तो ये कहेंगे नहीं, ये आरएसएस का है, ये कांग्रेस का है। और फिर जब जस्टिस बिंदल ने अपनी कोर्ट में दलील जब ये दे रहे थे इनके वकील, और तो सीधे सीधे बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी जो केस लड़ रहे हैं टीएमसी का, वो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के बाकायदा लीडर हैं, और वो केस लड़ रहे हैं टीएमसी का। तो टीएमसी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी पर विश्वास कर सकती है। इसी तरह जो बीजेपी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए वकील हैं। तो कोई ना कोई वकील, कोई ना कोई बार काउंसिल का मेंबर या अध्यक्ष या चेयरमैन, वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हैं। तो फिर ये क्यों ना कह दिया जाए कि जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के जो चेयरमैन अशोक देव हैं, ये जो सीजेआई को पत्र लिख रहे हैं, फिर बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि ये टीएमसी से जुड़े हुए हैं
और टीएमसी नहीं चाहती कि कोई निष्पक्ष फैसला हो। नारदा घोटाला का, शारदा घोटाले में, और आपको बताएं नंदीग्राम के मामले में, नंदीग्राम में यदि सुनवाई ममता बनर्जी के अनुसार हो जाती, वो चुनाव को रद्द कर देते, तो फिर तो जस्टिस बिंदल बढ़िया थे। लेकिन जस्टिस राजेश बिंदल ने ममता बनर्जी के उस नंदीग्राम वाले मामले को सुनवाई नहीं करी। तो सुनवाई नहीं करोगे तो साहब आप खराब हो। आप अगर हलफनामा ले लेते ममता बनर्जी और फराद हाकिम का, फिर तो ठीक थे, लेकिन आपने हलफनामा नहीं लिया तो साहब आप पक्षपात कर रहे हो। सीबीआई का क्यों लिया? ममता बनर्जी इस बात का जवाब नहीं देती कि जब टीएमसी के लोगों से, फराद हाकिम से, या जो और आपके एमएलए थे, पूर्व मेयर थे, उनसे जब जांच करने के लिए सीबीआई ने बाकायदा उन लोगों को अपने ऑफिस में ले गई, तो आप 6 घंटे वहां धरना क्यों दे रही थी? आपको सीबीआई को जांच क्यों नहीं करने दी? आप तब सीबीआई के काम में रोड़ा बन रही थी। आप आज जज के फैसले पर सवाल उठा रही हो। आज आप कोर्ट के काम में ममता बनर्जी, फिर से टीएमसी के लोग दखलंदाजी कर रहे हैं और वो कहते हैं इस जज को सुनवाई करनी है, इसको नहीं करनी है। मतलब मन मर्जी का जज उनका हो। इसका मतलब तो ये जो टीएमसी के लोग हैं, ये इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा मान रखा है कि जज भी किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होते हैं और पार्टी का पक्ष लेते हैं। इसलिए आप जस्टिस बिंदल को हटवाना चाहते हैं और किसी की कोर्ट में लगवाना चाहते हैं। इसका मतलब आप कोई टीएमसी के जज आपने बना रखे हैं। ये क्या कहना चाहते हो? ये क्या मजाक है? और सीजेआई को आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है लिखिए, लेकिन सीजेआई क्या करेंगे? उनके लिए सारे जज समान होते हैं। जितने भी जज हैं वो किसी पार्टी से अगर कोई जुड़ा हुआ संबंध आता है, बाकायदा एक जुडिशरी का एक सिस्टम है, वो जजों पर निगरानी रखते हैं। जजों की टिप्पणी, जज कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या फैसले दे रहे हैं, इस पर बाकायदा एक कमेटी निगरानी रखती है। और यदि कोई जज को ऐसा देखा जाता है कि वो किसी पार्टी विशेष से लगाव रख रहा है, फैसले में गड़बड़ी कर रहा है, तो उसके खिलाफ जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप फैसला तो होने दीजिए और उसके बाद सवाल उठाएं तो अच्छा है। लेकिन अभी बार काउंसिल को आगे कर दिया है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का ये बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि उनकी सरकार के खिलाफ उनके जो लोग हैं टीएमसी के, चाहे वो नारदा घोटाले में है, चाहे वो शारदा घोटाले में है, चाहे वो किसी कोल घोटाले में है, और वो किसी भी लड़ाई दंगों में है। अभी आप देखिए जितनी सारी एफआईआर हुई हैं, चाहे वो दंगों की हुई है, चाहे वो रेप की हुई है महिलाओं के साथ, फिर चाहे वो पोस्टपोल हिंसा को लेकर के बहुत सारी एफआईआर हुई हैं। तो अब जो भी जज टीएमसी के गुंडों को जेल बोलेगा कि इनको जेल में डाल दिया जाए, अपराध सिद्ध होता है, तो फिर टीएमसी के लोग कहेंगे ये बीजेपी का है। इसका मतलब तो वो हर फैसले पर इसी तरह सवाल उठाएंगे। वो जजों को बीजेपी और कांग्रेस और टीएमसी करके अगर बांटना चाहते हैं तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। तो आखिरकार ऐसे जज कहां से भर्ती करे जाएं जिनकी कोई विचारधारा हो ना? तो विचारधारा जजों की वैसे होती नहीं है। जब वो फैसला करते हैं, वकील होने तक एक विचारधारा है, लेकिन जब वो जज बन जाते हैं तो उनको एक कानून के दायरे में फैसले करने पड़ते हैं। कई बार देखने में आता है कि कोई जज किसी विशेष पार्टी से लगाव रखने के कारण किन्हीं फैसलों में अपनी मनमर्जी चलाते हैं। उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2-3 मामलों में इस तरह के फैसलों को पलटा है। जो हाई कोर्ट ने फैसले दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और उसने बाकायदा टिप्पणी की है कि आप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, खासतौर पे मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश में जब कोविड का टाइम चल रहा था और जिस तरह से रोज का रोज टिप्पणी हो रही थी, तो इलाहाबाद जो जिसको प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट के जज ने एक टिप्पणी करी, जस्टिस ने, और उन्होंने टिप्पणी कर दी कि हर गांव में 2-2 एम्बुलेंस खड़ी कर दी जाएं जो आईसीयू सुविधा वाली हों, और हर बी और सी श्रेणी में 10-10, 20-20 एम्बुलेंस हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसमें कहा कि आप ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा था कि जजों ने कोई होमवर्क नहीं किया था। अब बहुत सारे मामलों में उनकी जानकारी नहीं है कि हर गांव स्तर पर उत्तर प्रदेश में 2 एम्बुलेंस खड़ी करने का मतलब क्या है, कितने पैसे लगेंगे, कितना स्टाफ लगेगा, 20 एम्बुलेंस हर आप शहर में कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट सारे जजों की निगरानी करता है। अगर किसी टीएमसी के लीडर को, ममता बनर्जी को, फराद हाकिम को या बार काउंसिलिंग को
बार काउंसिल को अगर लगता है कि कोई जज ने फैसला ठीक नहीं किया तो आप उनको सीजीआई को कंप्लेंट करिए, सुप्रीम कोर्ट को जैसे आपने चिट्ठी लिख के दी है ये ठीक है, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन ठीक है। और वकील भी ऑब्जेक्शन ही लगाते हैं, वकीलों का काम है, आपने लगाया है ठीक है, लेकिन ये कहना कि साहब जम्मू कश्मीर में इनका विरोध हुआ था तो उसके कारण ये खराब आदमी है। भाई कभी कभी सच्चे आदमी का भी विरोध होता है, सारे गुंडे बदमाश मिल जाएं तो उनके लिए तो वो जज और वो वकील खराब है जो सच का साथ देते हैं। बहुत सारे वकील ऐसे हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते और वो कहते हैं साहब ये वकील ठीक नहीं है, क्यों कि वो ईमानदारी से काम करता है, तो जो इधर उधर के काम कर दे वो सबके लिए प्रिय है। तो ये कोई आकलन नहीं है कि किसी का जम्मू में विरोध हुआ तो गलत है, किसी ने एक फैसला सीबीआई के पक्ष में दिया तो गलत है। क्योंकि आप देखिए ममता बनर्जी के कार्यकाल में जो घपले घोटाले हुए वो इसी कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया सीबीआई को जांच करने का। तो जिन जजों ने वो फैसला दिया इसका मतलब वो बीजेपी के थे। तो ये क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब आप कह रहे हो कि कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं है। जो नारदा घोटाले का स्टिंग है वो स्टिंग की सारी टेप और वो पत्रकार झूठे हैं। तो फिर तो कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला कि इसकी जांच सीबीआई करे, मामला गंभीर है, तो इसका मतलब वो जो सीबीआई के जांच का आदेश दिया था जजों ने वो जज गलत थे। इसका मतलब अब अभी आप नारदा पे सवाल उठा रहे हो, कल को शारदा केस की सुनवाई होगी उस पर भी सवाल उठाओगे, फिर कल को घपले घोटाले जितने भी आपके खुलने लगेंगे उस पर आप सवाल उठाओगे। अभी फर्जी वैक्सीन का घोटाला खुलासा हुआ है, कोर्ट में गया है, कोर्ट में जाएगा, सीबीआई से मांग की जा रही है जांच की, क्योंकि लग रहा है कि उसमें टीएमसी के लोग जुड़े हुए हैं, फराद हाकिम का नाम उसमें भी आ रहा है। तो जहां जहां टीएमसी में ममता बनर्जी के लोगों का नाम आता जाएगा किसी भी मामले में और जज यदि उन मामलों में सजा सुनाएगा तो टीएमसी के लोग यही कहेंगे कि ये बीजेपी और आरएसएस का जज है। ये बहुत ही गलत है। जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों में टिप्पणी करना ठीक है, लेकिन ये आम आदमी अगर कोई इस मामले में टिप्पणी करे तो उसको कंडेम्ड कोर्ट कहकर, अवमानना कहकर कोर्ट की उसको सजा मिल जाती है। लेकिन एक वकील है, बार काउंसिल के जो चेयरमैन है, वो कुछ भी टिप्पणी करें उनको कोई सजा दे नहीं सकता। भाई वकील हैं, जिरह करेंगे, सवाल उठाएंगे, वो कहेंगे साहब सवाल उठाना हमारा फर्ज है, हम बार काउंसिल हैं, तो ठीक है बार काउंसिल का सवाल करना, सवाल उठता है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से ईमानदार जजों को सारे वकील या बार काउंसिल मिलकर कभी कभी परेशान करते हैं अगर कोई ईमानदार जज है। तो ईमानदार जज होने के कारण भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो जस्टिस राजेश बिंदल हैं उनको ईमानदारी के कारण टारगेट किया जा रहा है या वो वाकई आरएसएस या बीजेपी के जुड़े होने के कारण जितने फैसले उन्होंने दिए हैं वो आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में दिए हैं। अब इसका फैसला सीजीआई को करना है, तो सीजीआई निश्चित रूप से अगले आने वाले दिनों में हम सबको पता लगेगा कि क्या बार काउंसिल के लगाए आरोपों पर कार्रवाई करके जस्टिस बिंदल को वहां से हटाया जाता है या वो एज इट इज रहते हैं और इनको करारा तमाचा लगता है। ये आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। वंदे मातरम।